हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके तहत हम लोग जो है गांधी जी के बारे में देख रहे थे कि गांधी जी की क्या भूमिकाएं रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, किस तरह से उन्होंने क्रम आंदोलन किया और किस तरह से लगभग प्रत्येक आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली और ये परिणाम निकला कि देश को स्वतंत्र कराने में गांधी जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन सब के बारे में हम लोग देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग पहुंचे थे गांधी जी की कुछ उपाधियां दी गई थी, उन उपाधियों के बारे में हम देख रहे थे। अगर उपाधियों के बारे में चर्चा करें तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ उपाधियों को देख चुके थे, लेकिन आइए आज एक नए वीडियो में उपाधियों को फिर से पढ़ाते हैं और उपाधियों के बारे में हम जो है फिर से आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। तो आइए हम गांधी जी की प्रमुख उपाधियां थी उन सब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे गांधी जी की प्रमुख उपाधि। और यहाँ हमने एक चीज बताया होगा कि यहाँ हम लिख सकते हैं उपाधि कौन सी थी और देने वाला कौन था। देने वाले व्यक्ति कौन थे। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले पढ़ा था कि कल हमने 3-4 उपाधियों के बारे में चर्चा किया था। जैसे गांधी जी को महात्मा कह के किसने संबोधित किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। हमने एक चीज और देखा था कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके किसने संबोधित किया, तो हमने ये भी बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। और हमने एक चीज और बताया था कि गांधी जी को बापू कह के किसने संबोधित किया, तो गांधी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू कह के संबोधित किया था। और हमने एक चीज देखा था, गांधी जी को जो हर एक परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था। फिर से सुनिएगा, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तो हमने बताया था लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। आइए आज देखते हैं कौन सी और उपाधियां बची हैं और किसने जो है ये उपाधि दी है गांधी जी को, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ आपका ध्यान रहना चाहिए, अगर हम बात करें गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तो यहां हम लिख सकते हैं ब्रिस्टल चर्चिल ने। किसने कहा था, तो ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। और कब कहे थे, तो ध्यान दीजिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे कब कहा गया था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मित्रों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को, ध्यान दीजिएगा, ब्रिस्टल चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। और फिर बात करें कि गांधी जी को मलयंक बाबा किसने कहा था। गांधी जी को मलयंक बाबा किसने कहा था, तो गांधी जी को मलयंक बाबा कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान। और आपको पता होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को हम एक नाम से और जानते हैं और वह नाम है सीमांत गांधी। क्या नाम है मित्रों, सीमांत गांधी। तो ध्यान दीजिएगा, मलयंक बाबा कह करके किसने संबोधित किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और फिर आगे बात करें कि गांधी जी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा किसने कहा। भारतीय राजनीति का
छोटा बालक, भारतीय राजनीति का छोटा बालक किसने कहा था? तो यहाँ पर हम बता दें किसने कहा था, तो श्रीमती एनी बेसेंट। किसने कहा था? श्रीमती एनी बेसेंट। और फिर आगे बात करें तो आधुनिक युग का आजाद शत्रु, आधुनिक युग का आजाद शत्रु किसने कहा था? तो आधुनिक युग का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। और फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि गांधी जी को पहले फिर से देखते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, इस सब के बारे में चर्चा हम कब करेंगे? जब हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। मलयंक बाबा किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। भारतीय राजनीति का छोटा बालक किसने कहा? श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा। आधुनिक युग का आजाद शत्रु किसने कहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। ध्यान से देखिएगा, ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर परीक्षाओं में एक आध नंबर पूछ लिए जाते हैं कि गांधी जी को यह बात किसने कहा, गांधी जी को यह उपाधि किसने दी, गांधी जी को यह उपाधि किसने दी। इन सब के बारे में ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और एक एक बातों को बारीकी से समझते हुए चलिएगा। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे, उसको हम अगले वीडियो में बताने का फिर से प्रयास करेंगे। आइए फिर आगे हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी को केसर ए हिंद, बहुत फेमस ये उपाधि है गांधी जी की, केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे ये भी बताएंगे कि गांधी जी ने किस तरह से केसर ए हिंद की उपाधि जो है त्याग दिया था और किस आंदोलन में त्यागा था। इन सब के बारे में हम क्रम से चर्चा करते हुए चलेंगे। फिलहाल उपाधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसको देखिए। तो ये हो गया। और एक चीज बात करें, गांधी जी को अंग्रेजों का सार्जेंट किसने कहा? कि गांधी जी अंग्रेजों का सार्जेंट, गांधी जी को अंग्रेजों का सार्जेंट किसने कहा है? तो यह कोई और नहीं बल्कि भारतीय लोगों का समूह कहा है, यानी कि भारतीय लोगों। अब मित्रों हमने वीडियो में बताया है कि कब कहे थे। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है गांधी जी भारतीय युवाओं को अंग्रेजों की सेना में सम्मिलित होने के लिए कह रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, जिससे नाराज होकर के भारतवासियों ने गांधी जी को, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों का क्या कहा? सार्जेंट। यह पिछले वीडियो में आपको लेक्चर मिल जाएगा, हमने पढ़ाया अच्छे से, और आप अगर वहां जाकर के देखेंगे तो आपको सभी बातें समझ में आएंगी। और आप अगर बीच में वीडियो देखेंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी, क्रम से एक एक वीडियो को अगर देखेंगे तो बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो मित्रों ये हुआ गांधी जी की कुछ उपाधियां थी, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए मित्रों, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं और आगे फिर चर्चा करते हैं। देखते हैं आगे और पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो गांधी जी के बारे में लगभग जो कुछ बातें थी वो हमने समाप्त कर दिया। अगर अब हम देखें कि वैसे तो हमको नहीं लग रहा कि गांधी जी के बारे में कुछ छूटा है। अब वास्तव में आते हैं और पढ़ेंगे गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए आंदोलन। चलिए जाते हैं इसको, और यहाँ पर अब हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं। और वो हेडिंग है गांधी जी द्वारा
भारत में किया गया आंदोलन, गांधी जी द्वारा भारत में किया गया आंदोलन। तो इसके तहत ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट है हर परीक्षाओं के लिए, चंपारण आंदोलन। और ये आंदोलन कब हुआ है? तो 1917 ईस्वी में। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो चंपारण आंदोलन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस आंदोलन के बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि चंपारण आंदोलन आज इसी लेक्चर में हम समाप्त कर दें, जो भी समय लगे, लेकिन इसी लेक्चर में हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बात करें कि गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था या पहला आंदोलन था और उस आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन हुआ क्या, ये समझिएगा। इसी का उपनाम एक और है, इसी को हम नील सत्याग्रह भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नील सत्याग्रह भी कहते हैं। इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, नील सत्याग्रह भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चंपारण आंदोलन हुआ क्यों? क्रम से बातों को समझिएगा, फिर हम लिखाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें चंपारण की, तो चंपारण ध्यान दीजिएगा बिहार का एक छोटा सा जिला था उस समय। चंपारण जो है बिहार का एक छोटा सा जिला था। यहाँ बिहार के किसानों, कह सकते हैं बिहार के किसानों की भूमि पर ध्यान दीजिएगा 3 कठिया पद्धति लागू थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे हम चर्चा करते हैं, पार्ट में थोड़ा सा फिर अभी लिखवा देते हैं। देखेंगे, मान लेते हैं यह भूमि थी और यह भूमि थी, किसकी भूमि थी? ये भूमि है और किसकी भूमि है? तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के किसानों, बिहार के किसानों की भूमि। अब अंग्रेजों ने क्या किया? इसको तो पहले भूमि को 20 भागों में बांटा। कितने भागों में? 20 भागों। 1 2 3 4, यहाँ ऐसे बना लेते हैं हम लोग फिर से। 1 2 3 4 और 5। अब फिर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, कुल मिला जुला करके 20 भागों में जो है बिहार के किसानों की भूमि को बांट दिया गया ऐसे। और हुआ क्या कि इसे बिहार के किसानों पे ध्यान दीजिएगा, जो भूमि 20 भागों में बटी थी, इसके 3 भाग पर, यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि इसके 3 भाग पर मान लेते हैं ये आप देख रहे हैं, ये 3 भाग इसका, ये वाला जो देख रहे हैं, ये 3 भाग, यानी कि 1 2 3, इसके 3 भाग पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा था? नील की खेती हो रही है। यानी कि समझिएगा, सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार में भूमि को क्या कहा जाता था? कट्ठा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कट्ठा कहा जाता था। सुनिएगा ध्यान से, बिहार में भूमि को क्या कहा जाता था? कट्ठा कहा जाता था। यानी कि कट्ठे को, यानी कि खेत को, यानी कि भूमि को ध्यान दीजिएगा कितने भागों में बांटा गया? 20 भागों। और इसके कितने भाग पर ध्यान दीजिएगा खेती हो रही थी? 3 भाग पर। तो ध्यान दीजिएगा, भूमि को बांटा गया था, भूमि को, किसान के भूमि को बांटा गया था कितने भागों में? 3/20 भाग में बांटा गया था, जिसको कहा गया 3 कठिया पद्धति। क्या कहा गया? 3 कठिया पद्धति कहा गया।
तीन कटिया पद्धति कहा गया। इस तीन कटिया पद्धति के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, इस तीन कटिया पद्धति के माध्यम से बिहार की में ध्यान देंगे, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, बिहार के किसानों से कौन सी खेती करवा रहे थे, इस माध्यम से कौन सी खेती हो रही थी, तो आप बताएंगे कौन सी खेती हो रही थी, नील की खेती करवा रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे। और बिहार के किसान, ध्यान दीजिएगा, नील की खेती करना नहीं चाहते थे, बिहार के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनसे जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी। और ध्यान दीजिएगा, नील की खेती करने से बिहार के किसानों को बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। जैसे आपको अच्छे से पता होगा कि नील की खेती हमको, ध्यान दीजिएगा, खाद्यान्न सामग्री नहीं देगी, यानी खाने पीने की तो कोई वस्तु थी नहीं, हमको खाने के लिए तो देगा नहीं, ये व्यापारिक फसल थी, वाणिज्यिक फसल थी, इससे बेच करके पैसे प्राप्त करके ही कुछ हम खरीद सकते थे। लेकिन समस्या क्या थी कि नील की खेती जो होती थी, इसका कह सकते हैं कि नील को बेचता कौन था, तो अंग्रेज बेचते थे। और जितना पैसा किसान मांग कर रहे थे कि हमको इतना बोनस मिलना चाहिए, उतना बोनस ध्यान दीजिएगा, बिहार के किसानों को नहीं मिल पा रहा। और जब बिहार के किसानों को नहीं मिल पा रहा था उतना बोनस, तो बिहार के किसान, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, उनको कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, खाने पीने की वस्तु नहीं खरीद पा रहे थे। और ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में क्या हुआ कि खाने पीने की वस्तु जब उनको नहीं मिल रही थी, तो खाद्यान्न समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और जब खाद्यान्न समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो होता क्या है कि उसी दौरान एक चीज और घटना घटती है, समझिएगा। उसी दौरान क्या होता है, जर्मनी एक देश है, जर्मनी एक देश है, जर्मनी में क्या होता है, सुनिएगा थोड़ा सा, ये सब अभी मैं अच्छे से लिखवाऊंगा, मैं अभी सब अच्छे से लिख दूंगा, पहले बात को समझिएगा। जर्मनी में रासायनिक रंगों का क्या हो जाता है, रंगों का प्रचलन हो जाता है, अर्थात निर्माण हो जाता है। जर्मनी में रासायनिक रंगों का क्या हो जाता है मित्रों, निर्माण हो जाता है। और जर्मनी में जब रासायनिक रंगों का निर्माण हो जाता है, तो उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, भारत में नील की जो मांग थी घटने लगी। नील की मांग क्या हो गई, नील की मांग घटने लगी, नील की मांग घटने लगी। अंग्रेजों ने क्या किया, नील की खेती, जो अंग्रेजी नीलहे थे, नील की खेती कह सकते हैं एक प्रकार से करवाना बंद करवा दी, नील की खेती करवाना क्या किए, बंद करवा दिए। और उस स्थिति में क्या हुआ कि ये भी खेती थोड़ा बहुत जो चल रहा था बिहार के किसानों से, तो ये भी खेती बंद हो गई, उनको और समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि अंग्रेज अब और भी पैसा नहीं देते थे उनको। अब उस स्थिति में क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने सीधे कह दिया कि अब मैं तीन कटिया पद्धति एक ही शर्त पर, ध्यान दीजिएगा, समाप्त करूंगा। अंग्रेजी कह सकते हैं जो नीलहे थे, वो बिहार के किसान से कहे कि तीन कटिया पद्धति मैं एक ही शर्त पर समाप्त करूंगा। जो तीन कटिया पद्धति थी, तीन कटिया पद्धति थी, इसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक शर्त रखा। शर्त क्या रखा कि किसानों को क्या देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। अब सोचिए, एक तो उनकी जमीन भी बंजर होती जा रही थी नील की खेती करने से, दूसरी बात नील की खेती, खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी, खाद्यान्न समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। और तीसरी समस्या आ गई कि अंग्रेज तीन कटिया पद्धति समाप्त करने के लिए लगान मांग रहे थे। किसान और प्रताड़ित हो गए, सोचने लगे अब हम लगान कहाँ से देंगे। कई समस्याएं आ गई कि लगान हम कहाँ से देंगे। और ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि यही सब समस्याएं, जो समस्याएं हमने बताया, इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है, राजकुमार शुक्ल। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब समस्या जो है किसको बताते हैं, 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान, ध्यान दीजिएगा, राजकुमार शुक्ल किससे बताते हैं, महात्मा गांधी से बताते हैं कि गांधी जी, हमारे बिहार के किसानों के साथ, ध्यान दीजिएगा, नाइंसाफी हो रहा, किसानों को नील की खेती करवाई जा रही है जबरन, और जिससे नील की खेती करने से भूमि जो है बंजर होती जा रही है, उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है, खाद्यान्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और बिहार के किसान जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है,
तो गांधी जी ध्यान दीजिएगा उस दौरान तो चंपारण नहीं गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो वहां से गुजरात चले गए, और जब गुजरात गए तो गुजरात से फिर ध्यान दीजिएगा वो चंपारण आए थे, आंदोलन किए। तो किस तरह से आंदोलन किए थे सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इतनी बातों को जो हमने समझाया है इसको क्रम से हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो फिर मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ एक चीज लिखते हैं चंपारण आंदोलन के सापेक्ष में कि महात्मा गांधी का भारत में यह पहला आंदोलन था। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह था। अब देखिए विवाद का कारण क्या था, समझते हैं थोड़ा सा कि चंपारण में विवाद का कारण क्या था। तो यहाँ विवाद का कारण लिखते हैं। विवाद का कारण क्या था इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो हम देखेंगे अगर तो चंपारण बिहार का एक छोटा सा जिला था। चंपारण बिहार का एक छोटा सा जिला था। और फिर ध्यान दीजिएगा चंपारण में 3 कठिया पद्धति लागू थी। 3 कठिया पद्धति लागू थी। इस पद्धति में बिहार के किसानों की भूमि को 3/20 भाग में बांट दिया गया। तीन बटा 20 भाग पर नील की खेती करवाई जा रही थी। नील की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही थी और खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो रही थी।
खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो रही थी। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि विवाद का कारण क्या था। चंपारण बिहार का एक छोटा सा जिला था। चंपारण में 3 कठिया पद्धति लागू थी। और ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति में यानी कि 3 कठिया पद्धति में मित्रों बिहार के किसानों की जो भूमि थी उसको कितने भागों में बांटा गया, 3/20 भागों में बांटा गया। और 3/20 भाग पर क्या नील की खेती करवाई जा रही थी। नील की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही थी और खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो रही है। और ध्यान देंगे यहाँ पर, अच्छा इतनी बात को पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं क्या हुआ। हमारी समझ से बात आपको अच्छे से समझ में आ रही, क्योंकि मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और जहाँ तक हमारा प्रयास है वहाँ तक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं। चलिए आगे फिर बात करें विवाद के कारण में। विवाद के कारण में फिर बात करें। बिहार के किसानों को अंग्रेज उचित बोनस भी नहीं दे रहे थे। उचित बोनस भी नहीं दे रहे थे। जिससे किसान प्रताड़ित हो रहे थे या कह सकते हैं परेशान हो रहे थे। प्रताड़ित हो रहे थे या परेशान हो रहे थे। फिर आगे हम लोग चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, नोट करके एक चीज हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा। अब होता क्या है कि इसी दौरान ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, इसी दौरान जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रचलन हो गया। इसी दौरान जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रचलन हो गया और भारत में नील की मांग में कमी आई। समझिएगा, देखिए हुआ क्या, बिहार के किसानों को अंग्रेज उचित बोनस भी नहीं दे रहे थे, जिससे किसान प्रताड़ित हो रहे थे और परेशान हो रहे थे। अब इसी दौरान एक घटना और घटित हुई। घटना क्या घटित हुई कि इसी दौरान ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रचलन हो गया और भारत में नील की मांग क्या होने लगी, कमी आ गई। भाई सीधी सी बात है, रासायनिक रंग अगर बन गए तो क्यों लोग इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये हमें पर्याप्त मात्रा में कम पैसे में मिल जाता था। जबकि नील की खेती करने में पैसा ज्यादा लगता था, समस्याएं उत्पन्न ज्यादा होती थी और भूमि भी बंजर बन जा रही थी, तो लोग क्यों करेंगे ऐसा। इसीलिए रासायनिक रंगों का प्रचलन हो गया, वही खरीदने लगे लोग और भारत में नील की मांग में क्या हुई, कमी आई। अब देखिए होता क्या है कि जो अंग्रेज मिले उन्होंने क्या किया, ये बिहार में नील की खेती करवाना बंद करवा दिए, लेकिन 3 कठिया पद्धति समाप्त करने के लिए लगाम लेने लगे। 3 कठिया पद्धति समाप्त करने के लिए लगाम लेने लगे। चलिए इसको देख लेते हैं। अंग्रेजी नीलहे बिहार में नील की
करवाना बंद कर दिए या बंद करवा दिए, तथा तीन कठिया पद्धति समाप्त करने के लिए बिहार के किसानों से लगान वसूलने लगे। बिहार के किसानों से लगान वसूलने लगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, यही ध्यान दीजिएगा, यही विवाद का कारण था। यही सब क्या था? विवाद का कारण था। चंपारण आंदोलन में विवाद का यही कारण था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी का क्या होता है? आगमन होता है। महात्मा गांधी का भारत में ये चंपारण में आगमन होता है। तो थोड़ा सा इन सब के बारे में भी चर्चा करते हैं और एक हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग क्या बनाएंगे? गांधी जी का चंपारण में आगमन। गांधी जी का चंपारण में आगमन। अब समझिए, गांधी जी ध्यान दीजिएगा चंपारण में आते हैं, लेकिन कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, गुजरात से। और उसी दौरान ध्यान दीजिएगा, गुजरात में एक व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो मिलते हैं किससे? गांधी जी से। और गांधी जी से जब मिलते हैं तो गांधी जी बताते हैं उनको कि मैं जो है बिहार जा रहा हूँ, चंपारण ऐसी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के प्रति ध्यान दीजिएगा मैं लोगों को जागरूक करने जा रहा हूँ। और अंग्रेजी सरकार को ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं यह बताने जा रहा हूँ कि भारतीय किसानों को प्रताड़ित ना करें। उनका जो बोनस आपके पास है, जो कुछ है, वो आप क्या करिए? बिहार के किसानों को दे दीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि तब तो बड़ी अच्छी बात है, चलिए हम भी इसी वक्त आपके साथ चलते हैं। तो गांधी जी ने पूछा क्यों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा क्योंकि मैं भी छपरा से हूँ, मेरा घर कहाँ है? छपरा। और उसी दौरान अब चंपारण जो हमारे बगल में। तो गांधी जी ने कहा चलिए दोनों मिल करके एक आंदोलन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ आते हैं? चंपारण आते हैं। तो चंपारण जब आते हैं तो ध्यान दीजिएगा होता क्या है? पहले तो जानिएगा चंपारण में गांधी जी के समर्थक कौन कौन से? ठीक, बात करते हैं गांधी जी के समर्थक। गांधी जी के समर्थक की बात कर लेते हैं, कौन है? तो समर्थक है, ध्यान दीजिएगा, समर्थकों की बात करें, महादेव देसाई हैं। दूसरे नंबर पर बात करें नरहरि पाखरी हैं, और तीसरे नंबर पर बात करें तो अभी आपने देखा कि कौन साथ में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर बात, चौथे नंबर पर माफ करिएगा, चौथे नंबर पर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा जेबी कृपलानी भी थी, इनकी सहयोगी जेबी कृपलानी। और ध्यान दीजिएगा फिर बात करें तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनके ध्यान दीजिएगा क्या थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनके ध्यान दीजिएगा समर्थक थे या सहयोगी थे। और ये प्रमुख सहयोगी थे, प्रमुख सहयोगी थे।
अनुग्रह नारायण शर्मा प्रमुख सहयोगी थे। फिर बात करें 6वें नंबर पर, एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है ब्रिज किशोर। ऐसे ऐसे व्यक्ति ध्यान दीजिएगा गांधी जी के क्या बने थे, ध्यान देंगे गांधी जी के समर्थक बने थे। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी के जो है, गांधी जी के ये तो समर्थक हुए, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, विरोध किया था गांधी जी का, चंपारण में आगमन का क्या किए थे, विरोध किए थे। और वो विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा वो थे NN गंगा, नाम था इनका NN गंगा। ये क्या किए थे, गांधी जी का चंपारण में विरोध किए थे। और समझिएगा गांधी जी का चंपारण में जब ये विरोध किए तो इन्होंने क्यों विरोध किया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आए, इसलिए इन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो इतनी बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर थोड़ा सा और देखते हैं, इस आंदोलन को समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब यहां पर देखिएगा, लिख देते हैं, गांधी जी जब चंपारण आ रहे थे, चंपारण आ रहे थे, तब उनको मोतिहारी स्टेशन पर ही, मोतिहारी स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर चंपारण जेल में डाल दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, एक चीज नोट करके यहाँ लिखा दे रहे हैं, और इम्पोर्टेंट भी पूछा जाएगा, गांधी जी भारत में पहली बार जेल कब गए थे, तो यहाँ लिखेंगे चंपारण आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए, पहली बार जेल गए। तो ये बात जानते रहे, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे भारत में, तो ध्यान दीजिए चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए। अब समझिएगा गांधी जी ध्यान दीजिए क्या किए, गांधी जी चंपारण में अपने समर्थकों और किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किए, अंग्रेजी सरकार गांधी जी के सामने झुक गई और गांधी की बात को मान ली। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर थोड़ा सा और बचा इसको बता देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर देखिएगा हुआ क्या। देखेंगे आपने ये सब देख लिया, आगे क्या होता है समझिए। थोड़ा सा और बचा है मित्रों, इसमें देख लेते हैं। अब होता क्या है,
जब अंग्रेजी सरकार गांधी जी के सामने झुक गई और गांधी जी की बात को मान लें तो गांधी जी, ध्यान दीजिएगा, बिहार के किसान को 25% बोनस दिलाने में कामयाब हुए। लिख सकते हैं, गांधी जी बिहार के किसानों को 25% बोनस दिलाने में कामयाब रहे। इस तरह से गांधी जी की भारत में यह पहली जीत थी। और ध्यान दीजिएगा, गांधी जी की बिहार में, ध्यान दीजिएगा, गांधी ने क्या किया था, बिहार के किसानों को 25% अंग्रेजों से बोनस दिलाने में कामयाब रहे। इस तरह से गांधी जी की यह भारत में पहली जीत थी। और एक चीज जानिएगा, नोट करके मैं बता दे रहा हूं, जब गांधी जी, ध्यान दीजिएगा, इस आंदोलन में सफल हुए तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को महात्मा कह के संबोधित किया। ये लास्ट पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, प्रसन्न होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को प्रसन्न होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह के संबोधित किया। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, और आपका चंपारण आंदोलन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देते रहेंगे। तब तक आज के लिए मित्रों धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली कक्षा में।